अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरबाब हनीफ। वेलकम बैक टू द ए स्किल्स वीएन चैनल। जैसा कि हमने और अपना एसईओ को स्टार्ट किया, तो दिस इज आवर सेकंड क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सर्च इंजन हाउ इट वर्क्स। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आप लेक्चर ले रहे हैं या आप मेरी वीडियो देखेंगे तो इससे आपको फायदा क्या होगा। अगर तो आपने पहले ही एसईओ सीखी हुई है तब भी ये कोर्स आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आप इसमें वो चीजें सीखेंगे या वो चीजें लर्न करेंगे जो कि आपके टीचर से या आपके ट्यूटर ने बिल्कुल भी नहीं सिखाई होंगे, बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। क्योंकि जब आप कोर्स कर लेते हैं उसका टाइम इतना शॉर्ट होता है, ये 6 मंथ्स के कोर्स में आपको कभी भी या एसईओ डिजिटल मार्केटिंग इतनी डीपली नहीं पढ़ाई जाती जितनी पढ़ानी चाहिए। और उसके बाद अगर आप बिगनर हैं तो आप बहुत लगती हैं, क्योंकि आप शुरू से ही एक एक चीज को डीपली पढ़ेंगे। और आपको पता है इन डीप चीजों से पढ़ने का क्या फायदा होता है। कभी कभार ये होता है कि आप एक फ्लो की तरह कुछ चीजें सीख लेती हैं, आपको नहीं पता चल रहा होता कि आप क्या सीख रहे हैं, कि आप क्या लर्न कर रही है। लेकिन जब आपको एक एक चीज के बारे में पता होगा, जब आपको पता होगा कि ये वेबसाइट जब रैंक हो रही होती है तो उसमें कौन सी चीज कहाँ से हो रही होती है, तो आपको करने में भी मजा आता है। और आपको बहुत से क्वेश्चंस आपके माइंड में पॉपअप होते हैं, और जिसको आप रिसर्च करते हो और आपकी इन्फॉर्मेशन में आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा इजाफा होता जाता है। क्योंकि जब आपको कोई चीज़ पता चलती है ना, जो मतलब कि आपको हम शॉर्टली बता देते हैं या हम आपको यहाँ आकर थोड़ा सा बता देते हैं, तो आपकी एक चीज़ क्यूरियोसिटी में आना, अच्छा ये तो फिर ये कैसे। तो आहिस्ता आहिस्ता आप एक चीज़ की इतनी डीप डेप्थ में चले जाते हो कि आपको एट देन बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। और इस कोर्स में आपको हम एक एक चीज को पूरी पूरी डेप्थ में बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन एसईओ जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा, मतलब कि अगर डेप्थ में पढ़ा जाए तब आपको मजा आता है। लेकिन अगर आप डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, आप पेरेंट में बहुत से लोगों के मुताबिक आप एसईओ तो कर लेते हैं लेकिन आपके पास वो थियोरेटिकल नॉलेज नहीं होता। लेकिन अब हम अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वह है व्हाट इज ए सर्च इंजन, हाउ इट वर्क्स। हमारा जो मेन टाइटल जो है वो ये है, हाउ सर्च इंजन वर्क। लास्ट टॉपिक में, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सर्च इंजन क्या होता है, आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया था। तो जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं लिया था मैं उनके लिए दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जो सर्च इंजन होता है ना, सर्च हम पढ़ते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन मतलब एक इंजन होता है जहाँ बहुत ज्यादा वेबसाइट्स के ना यूआरएल पड़े होते हैं, बहुत सारी वेबसाइट के। ठीक है, वेबसाइट के मतलब पेजेस होते हैं जहाँ, क्या नाम है, गूगल जो होते हैं, गूगल के जो लोकल सर्वर होते हैं वहाँ वेब पेजेस स्टोर्ड होते हैं। और जब भी हम कोई क्यूरी अपने इस गूगल के सर्च बार पर इंसर्ट करते हैं या एंटर करते हैं, तो उस क्यूरी के मुताबिक ना वेब पेजेस आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब वो कैसे आते हैं, किस तरह आते हैं, हमने आज ये पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप अगर हम सर्च इंजन की बात करें, हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली अगर हम इसकी एक करेक्ट डेफिनेशन निकालें तो सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन एक ऐसा इंजन या ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप क्या करते हैं कि जिसमें कोई यूजर अपनी क्यूरी या इंफॉर्मेशन जो ढूंढना चाहते हैं उसके मुताबिक एक क्यूरी डालते हैं, तो वो फिर ये या वो कीवर्ड की फॉर्म में डालते हैं या कोई फ्रेज या कोई क्वेश्चन डालता है, तो उसके मतलब के मुताबिक वेब पेजेस आना शुरू हो जाते हैं या आर्टिकल्स या पिक्चर्स आना शुरू हो जाती है या वीडियो आना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बात करें कि सर्च इंजन क्या एक ही सर्च इंजन या सर्च इंजन है क्या, ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इफ देयर इज नो सर्च इंजन एंड एल्गोरिथम्स, ये वो क्वेश्चन है जो मैं आपके लेक्चर के बिल्कुल एंड में हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे, तब आपको मजा आएगा। लेकिन अगर हम अभी की बात करें ना, अभी हमें ये पता होना चाहिए जो सर्च इंजन है वो कितने हैं, कि मतलब कि कहाँ कहाँ किस परसेंटेज में वो यूज हो रहे हैं। तो मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जो हम सबको पता होगा कि गूगल गूगल सबको गूगल का पता ही होगा, क्योंकि गूगल एक ओनली ही सर्च इंजन है पूरी दुनिया में जो 92 मतलब 90 से अबव इसकी परसेंटेज जा रही है। मतलब अगर हम इसकी यूसेज स्टैटिक्स निकालें। ठीक है, लेकिन गूगल के अलावा और भी बहुत से सर्च इंजन है जो यूज किए जा रहे हैं। बिंग है, याहू, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन अगर हम दूसरे सर्च इंजन की बात करें, बाइडू की, बाइडू जो सर्च इंजन है ना वो यूज होता है चाइना में। चाइनीज लोग जो होते हैं ना वो बाइडू यूज करते हैं। और अगर हम दूसरे सर्च इंजन की बात करें, येंडेक्स की, एक सर्च इंजन है येंडेक्स। जो येंडेक्स है वो रशिया में यूज किया जाता है। रशिया में जो रशियन है वो 50% येंडेक्स यूज करते हैं और 50% यूज करते हैं गूगल।
अब आपको एक बात बताती हूँ, गूगल क्यों इतना डिमांडिंग है। गूगल के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट है। गूगल के बहुत से एल्गोरिदम्स जो इसने 2011 12 13 मतलब ना 2011 टू 2016 आई गेस 17 के दरमियान ना बहुत से एल्गोरिदम्स इसने लॉन्च किए थे। उन एल्गोरिदम्स के जो रूल्स और रेगुलेशन इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट थे कि आपको गलत इंफॉर्मेशन या फेक इंफॉर्मेशन मिलने के चांसेस जो यूजर को होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। इस वजह से गूगल की जो इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल है, आप उसको उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, इसीलिए गूगल बहुत डिमांडिंग चाह रहा है। अगर हम क्या नाम है दूसरे की बात करें, मतलब दूसरे अपने लिहाज से अच्छे हैं, लेकिन गूगल इन सब में टॉप पर है। ठीक है, तो अब हमने ये भी पढ़ लिया कि जो जो सर्च इंजन होता है वो वेब पेजेस, उसमें वेब पेजेस होते हैं। और क्या करता है वो, हम कोई क्यूरी डालते हैं तो सर्च इंजन के मौजूद जो वेब पेजेस होते हैं क्यूरी अकॉर्डिंग वो शो कर देता है। फिर हमने ये पढ़ा कि जो सर्च इंजन जो होते हैं ना वो सिर्फ गूगल ही नहीं है, हमारे पास बिंग भी है, याहू भी है। और बहुत से कंट्रीज में डिफरेंट सर्च इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जो गूगल है वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, सबसे ज्यादा डिमांडिंग है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि भाई ये सर्च इंजन इतना डिमांडिंग क्यों है, आखिर इसमें क्या बात है जो इतना डिमांडिंग है। तो हम इसका अब एक पार्ट पढ़ते हैं, अब लेकिन अब हम बेसिक सर्च इंजन का पार्ट पढ़ेंगे। सर्च इंजन इज द रोल ऑफ अ क्रोलर इन सर्च इंजन्स। ठीक है, अब जो क्रोलर होता है, स्पेशली हम जब या सर्च इंजन पढ़ा रहे होते हैं ना, तो हम गूगल को ही टॉप एग्जांपल में लेते हैं, क्योंकि जो क्रोलर का रोल है वो गूगल सर्च इंजन में ज्यादा अच्छा समझाया जाता है, ज्यादा इफेक्टिवली रोल प्ले हो रहा होता है। तो क्रोलर क्या करता है, क्रोलर के ना वर्ड से ही आपको लग रहा होगा कि जो क्रोलर है क्रोलिंग का काम करता होगा या इधर उधर जाता होगा और मतलब के चीजें इकट्ठी करता होगा इस तरह की। तो इसी तरह यस, क्रोलर जो है वो मतलब के डाटा कलेक्ट करने का काम करता है। हम ना जब वेबसाइट पे जितने भी लिंक्स हैं उनको इकट्ठा कर रहे होते हैं, और जब हम कहते हैं कि हमने गूगल को सबमिट करवाना है, गूगल चेक करेगा, तो ये वो भला क्या होता है, वो एक्चुअली जो गूगल होता है ना वो बॉट्स भेजता है। तो क्रोलर को ही आप बॉट्स बोलते हो। और क्रोलर जो क्रोलर होता है वो क्या करता है, जब हम गूगल को अपनी ये वेबसाइट की लिंक सबमिट करवाते हैं ना, तो गूगल क्या करता है, वो क्रोलर भेज देता है वेबसाइट पे। क्रोलर क्या करता है, पूरी वेबसाइट पे जाकर ना इधर इधर चेक करता है इन्फॉर्मेशन, जितने भी वो इन्फॉर्मेशन लिखी थी वो कलेक्ट कर लेता है, इमेजेस पड़ी होती है वो पकड़ लेता है, वीडियोस पड़ी होती है वो कलेक्ट कर लेता है, सब कुछ कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, क्रोलर की एग्जाम्पल इस तरह, मैं ना आपको समझाती हूँ क्रोलर की एग्जाम्पल किस तरह है। एक ट्रक ड्राइवर है, वो क्या करता है, वो चीजें इकट्ठी करते हैं। वो मार्केट में जाकर डिफरेंट चीजें जो होती है ना वो दुकानदारों ने, कि वो लेकर एक जगह से दूसरी जगह दे देता है, पकड़ा देता है। तो इसी तरह एक क्रोलर है, वो जिस वेबसाइट पे जाता है या ठीक है उसकी चीज उसके कंटेंट को पकड़ते हैं और वो लाकर कहाँ रख देता है, गूगल के लोकल सर्वर पर। यस, जो क्रोलर होता है ना वो इसी तरह ट्रक ड्राइवर का काम करता है। वो जिस मार्केट में जाता है ना, तो वो वहाँ की जो चीज़ें होती हैं वो पकड़ता है और लाकर लोकल सर्वर में डाल देता है। जो ट्रक ड्राइवर होता है वो क्या करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें लाकर रख देते हैं ना, इस तरह क्रोलर भी यही काम करता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके दूसरे पार्ट की, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या करता है, अब लेट्स सपोज ट्रक ड्राइवर बुक्स लेके आया था, उसने कहाँ रखनी है बुक, कहाँ दे देगा, एक लाइब्रेरियन को बुक दे देगा ना। ठीक है, बाकी लाइब्रेरियन जाने उसने क्या करना है, लेकिन वो क्या करेगा, लाइब्रेरियन को बुक्स ला कर दे देगा। तो जो क्रोलर है ना इंफॉर्मेशन ला कर दे देता है इंडेक्सर को। वो इंडेक्सर क्या कहते हैं, इंडेक्सर इज अ कंपोनेंट ऑफ सर्च इंजन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द क्रोलर। अब इंडेक्सर को लाके मिल गई। अब इंडेक्सर क्या करता है, लाइब्रेरियन क्या करता है, लाइब्रेरियन बुक्स को ऑर्गेनाइज करता है ना लाइब्रेरी में। ठीक है, तो इंडेक्सर क्या करते हैं, उसको जो मटेरियल मिलता है ना वो ऑर्गेनाइज कर देता है उसके लोकल सर्वर में। लोकल सर्वर से मुराद है कि किस तरह ऑर्गेनाइज करता है। अब लाइब्रेरियन को बहुत सारी बुक्स मिली हुई हैं, उसको इंग्लिश उर्दू मैथ्स की या सोशल स्टडीज की, साइंस की डिफरेंट बुक्स या डिफरेंट ऑथर्स की बुक मिलती हैं, तो वो डिफरेंट लैंग्वेजेस की बुक्स मिलती हैं, तो वो उसको ऑर्गेनाइज करता है, उर्दू वाला सेक्शन बनाता है, इंग्लिश वाला सेक्शन बनाता है, उसके बाद वो साइंस वाला सेक्शन बनाता है। ठीक है, इस तरह के सेक्शंस बनाता है। फिर इंग्लिश मटेरियल की जो बुक्स होती हैं वो उसमें उस तक इंग्लिश वाली वो रैक में डाल देता है।
और अगर आप उसको उर्दू की बुक्स मिले तो उर्दू वाली रैक में लाकर रख देता है, मतलब उस सेक्शन में लाकर रख देता है। तो साइंस की बुक्स मिले तो वो साइंस वाली रैक में या सेक्शंस में लाकर रख देता है। इस तरह हर चीज ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे कंपोनेंट की, या बल्कि अभी कॉमन, अभी हम इसी को लेकर चलते हैं। इंडेक्सिंग में अब यहाँ आ रहा है पेज कंटेंट एक्सट्रैक्शन। अच्छा, ये जो तीन चीजें ना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। जो पेज कंटेंट एक्सट्रैक्शन, जाहिर सी बात है, जो पेज का कंटेंट है उसने जो क्रोलर ने उसको लाकर दिया है, ठीक है, वो क्या नाम है, इंडेक्सिंग, वो इंडेक्सर को पकड़ाएगा, इंडेक्सर उसको सारा मतलब स्टोर कर लेगा। कीवर्ड एनालिसिस की अब इंडेक्सर क्या करता है, इंडेक्सर उस कीवर्ड को कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करता है जो कि कंटेंट में प्रेजेंट होते हैं। अब इसका क्या मतलब है, जब हम ना एसईओ कर रहे होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे कि हमने अपने ना उस आर्टिकल जो अगर हमने वेबसाइट पर लिखा हुआ है या कुछ भी, उसमें हमने कीवर्ड जरूर डालना होता है, ताकि ताकि जब हम गूगल के सर्च बार पे कीवर्ड डालें, या जिस कीवर्ड पे हम अपना रैंक करवाना चाहते हैं, तो उस कीवर्ड पर क्या नाम है, हमारी वेबसाइट आ जाए। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम अपने कंटेंट में वो कीवर्ड डालना शुरू कर देते हैं। तो इंडेक्सर क्या करता है, वो उस कीवर्ड को भी रिकग्नाइज करता है, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज, जाहिर सी बात है, जब हमने कंटेंट उसको लाके पकड़ाया तो स्टोरेज का काम भी तो उसी का होगा। तो ये चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले आ जाती है पेज कंटेंट एक्सट्रैक्शन। पेज कंटेंट एक्सट्रैक्शन की जब हम बात करते हैं, जितना भी पेज का कंटेंट होता है वो उसके पास आ जाता है। कीवर्ड एनालिसिस, जो कंटेंट में कीवर्ड पड़ा होता है, जिस कीवर्ड पे हमने रैंक करना होता है, वो कीवर्ड उसे एनालाइज करना होता है कि भाई किस कीवर्ड पे ये कंटेंट रैंक करना चाहते हैं, वो कीवर्ड ना खुद एनालाइज करता है। उसके बाद इंडेक्स स्टोरेज, जाहिर सी बात है, स्टोरेज, वो जब हमने कंटेंट उसको लाके पकड़ाया तो स्टोरेज का काम भी उसी ने करना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रैंकिंग एल्गोरिदम। ये जो मैंने पीछे आपको एल्गोरिदम्स की बात की थी ना, कि सर्च इन गूगल ने अपने बहुत से एल्गोरिदम लॉन्च किए थे 2011 टू 2017 के टाइम के दरमियान। तो एक लास्ट जो था ना, वो था रैंकिंग एल्गोरिदम्स। जब हमने इंफॉर्मेशन लाकर दे दी है उसको, क्रोल जब हमने इंफॉर्मेशन ला के दे दी इंडेक्सर को, ठीक है, जहाँ और हमारे क्रोलर का भी काम हो गया, हमारे इंडेक्सर का भी काम हो गया, अब आता है हमारा रैंकिंग एल्गोरिथम। ये मेन काम करता है, ये डिसाइड करता है कि जो भाई जो हमारे पास कंटेंट है उसको किस तरह गूगल पे रैंक करना है, किस तरह हमने उसको क्या नाम है, कौन से नंबर पे रखना है। जब एसईओ हम कर रहे होते हैं ना, बेसिकली ना, जब हम वेबसाइट रैंक कर रहे होते हैं, तो जो रैंकिंग एल्गोरिदम होता है ना, ये सबसे मेन पार्ट होता है। जो रैंकिंग एल्गोरिदम होता है ना, वो डिसाइड करता है कि इस वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे रखना है, फर्स्ट नंबर पे रखना है, 10 नंबर पे रखना है, 11th नंबर पे रखना है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, जब ये काम करते हैं तो ये अंडरस्टैंडिंग है यूजर इंटेंट। यूजर इंटेंट, वो पहले क्या करता है कि यूजर जब कोई क्यूरी डालता है तो क्या करता है, ये जो एल्गोरिदम, ये जो रैंकिंग एल्गोरिदम है, उसकी क्यूरी को समझने की कोशिश करता है। फिर उसकी कीवर्ड के मुताबिक जितना भी उसके पास कंटेंट पड़ा होगा ना, उस वो कंटेंट को रैंक करना शुरू कर देगा। इसलिए हमारे पास जितना भी क्लियर कंटेंट होगा, जितना हमारा कंटेंट सिंपल और उसके वर्ड्स इंफॉर्मेशन क्लियर होगी, उतना ही रैंकिंग एल्गोरिदम क्या करता है कि हमारे कंटेंट को रैंक करता है, ठीक है। जितना अब लेट्स सपोज मैंने बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो है उस पे मैंने अपना वेब पेज रैंक करना था डिजिटल मार्केटिंग का। तो मेरे कंटेंट में डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जो चीज़ें हैं वो जितनी भी क्लियर, जितनी बारी क्लियर होगी, मतलब जितनी भी क्लियर होगी, और मैंने अपना जो कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, वो एक मतलब उसके एल्गोरिदम के रूल्स के मुताबिक जितने टाइम्स पुट किया होगा, ठीक है, वो सब कुछ होगा, तो मेरे वेब पेज के ज्यादा चांसेस होंगे रैंक होने के, ठीक है। इस तरह ये यूजर अंडरस्टैंडिंग का यूजर इंटेंट, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई अगर आपका जो यूजर इंटेंट है वो जो डालता है उसके मुताबिक जो आपका डाटा है वो मिलता है, वो क्लियर है। अगर वो आपका जो डाटा है वो यूजर इंटेंट के मुताबिक नहीं होगा, क्यूरी, अगर उसने बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्यूरी डाली, आप चाहते हैं कि आपका वेब पेज जो है ना वो उस क्यूरी के मुताबिक उस पर रैंक हो, लेकिन आपका जो डाटा है उसमें तो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का तो वर्ड ही नहीं है, और जो आपका डाटा है उस पर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इतनी क्लियर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो जब वो यूजर क्यूरी डालेगा तो आपका वेब पेज कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद है एवेलुएटिंग वेब पेजेस।
अब वो क्या करते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपका जो वेब पेज पे कंटेंट जितना भी सिंपल क्लियर होगा उस उतना ही आसान होगा रैंकिंग एल्गोरिदम के लिए समझना और रैंक करना। रेलिवेंसी, रेलिवेंसी क्या होगा कि अब आपने बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे जो अपना कीवर्ड रैंक किया है, लेकिन अब उसमें अंदर जब आपने वेब पेज खोला तो उसमें पिक्चर भी कोई और लगी हुई है और आर्टिकल भी कुछ और लिखा हुआ है, तो आप कैसे, क्या नाम है, पॉसिबल होगा कि आप रैंक कर जाएंगे? रेलिवेंसी नहीं होगी। कंटेंट क्वालिटी, द डेप्थ, एक्यूरेसी, यूनिकनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। मतलब क्या है, जो कंटेंट क्वालिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। कंटेंट क्वालिटी में यही आ जाता है कि आपका जो इंफॉर्मेशन है वो 100% करेक्ट होनी चाहिए। इसमें अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो ग्रामेटिकली प्लेजरिज्म नहीं होनी चाहिए, आपकी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, और अगर जो एल्गोरिथम्स के जो रूल्स हैं उस पर कंप्लीटली वो फॉलो हुए, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लीटली फॉलो होने चाहिए। उसके बाद अथॉरिटी, क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट वर्थीनेस। क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट वर्थीनेस की जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें वो वाला फैक्टर आ जाता है कि जब आपका कोई कंटेंट पढ़े तो उसमें फेकनेस नहीं होनी चाहिए, कि अगर आपने ऊपर एक पैराग्राफ में कोई और बात की हो, दूसरे पैराग्राफ में कोई और बात की हो, जब आपका कीवर्ड मतलब कीवर्ड आपका बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर इंफॉर्मेशन हमने ग्राफिक्स की डाली हो, मतलब क्रेडिबिलिटी नहीं आती है उसमें। या आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिख भी लेते हैं, लेकिन आपका इतना क्लियर नहीं होता, ठीक है, कि आपका कंटेंट इतना सिंपल और यूनिक होना चाहिए और इतना क्लियर होना चाहिए कि जब क्रोलर्स आए, ठीक है, तो जब वो इंफॉर्मेशन दे इंडेक्सर को, तो इंडेक्सर के लिए आसान हो उसको ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, तो उसके लिए आपके कीवर्ड को एनालाइज करना आसान हो। जब अगर आपके कंटेंट को एनालाइज करना या उसकी रेलेवेंसी में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपकी जो रैंकिंग है वो खतरे में पड़ जाती है। इस वजह से ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद है कैलकुलेटिंग द रैंकिंग। जाहिर सी बात है, मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम लिखते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर ही लिख लेती हूँ, ठीक है। ओके, अब ये थोड़ा सा प्रोसेस और बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने लिख दिया है। अब देखिए, ये आपको फर्स्ट नंबर पे बबरूज आ रही है, ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको पीएन में नजर आ रही है, तीसरे नंबर में आईआईडी नजर आ रही है, डिजिटल फॉर्म में डिजिटल मॉन्क नजर आ रही है। अब ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने खुद ही आके लेके आओ होगा, तो अब ये जो है ना, ये सारा इसको मैनेज कर रहा है, ये जो फर्स्ट नंबर पे बबरूज, सेकंड नंबर पीएनवाई, ये सब मैनेज कर रहा है रैंक एल्गोरिदम को सबसे अच्छा कंटेंट लगा बेबरूज का जो कंटेंट था वो बहुत क्लियर था, बहुत सिंपल था। अब देखो, ये लोग चाहते थे इनकी जो वेब पेज है ना डिजिटल मार्केटिंग का, वो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर पर रैंक हो। तो इन्होंने क्या किया कि अपने अगर हम इनकी वेबसाइट खोले तो इन्होंने अपने आर्टिकल में बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर ऐड किया है, इन्होंने अपना कीवर्ड डाला हुआ है, ठीक है, इन्होंने कीवर्ड अपना बहुत क्लियर रखा हुआ है, ठीक है। अगर हम इनके पूरी अगर हम देखें इनकी, देखें, अब ये डिजिट अब जब क्रॉलर आया इनके पास, ठीक है, तो उसने जब इंफॉर्मेशन ला कर दी इंडेक्सर को, तो इंडेक्सर के लिए आसान हो गया। उसने कहा कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, मतलब कि यहाँ हेडिंग वन में भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, उसके बाद उन्होंने यहाँ डिजिटल मार्केटिंग वर्ड बहुत अच्छे से यूज किया हुआ है। उसके बाद इनकी आप इन्फॉर्मेशन पढ़े तो पूरी इन्फॉर्मेशन क्लियर कट है, ठीक है। यहाँ देखें, ऑनलाइन बिजनेस यू विल बी सेलिंग आइटम्स ऑन द वेब, सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर। यहाँ ग्राफिक्स की तो बात नहीं ना हो रही, यहाँ क्लोथिंग की बात तो नहीं ना हो रही, रेलिवेंसी है ना यहाँ, ठीक है। उसके बाद अगर जब हम यहाँ बात करते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एनी बिजनेस टू इंक्रीज सेल्स और सब कुछ, आप यहाँ सारी देखें, तो यहाँ जो आर्टिकल है उसकी कंप्लीट रेलिवेंसी है अपने कीवर्ड के साथ। और ये देखिए, ये इनका स्लग है, ठीक है। जब आप थोड़े से बैक जाए, यहाँ भी उन्होंने बिल्कुल अपनी डिस्क्रिप्शन में, वी आर ग्लैड टू टेल यू दैट बबलूज ऑफर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये देखें, ये लोग इस कीवर्ड पर रैंक होना चाहते थे तो इन्होंने लिख दिया था बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, ठीक है। अब यही बात होती है कि आपने जहाँ आपने जिधर जिस कीवर्ड पर रैंक होना होता है ना, तो आपको वो कीवर्ड डालना पड़ता है, ठीक है।
ओके, अगर अब हम आगे बात करें, मैंने एक क्वेश्चन अपनी ना इसमें डाला हुआ था कि व्हाट इफ देयर इज नो एल्गोरिदम एंड नो सर्च इंजन इन आवर लाइफ्स, तो क्या होता? सर्च इंजन ही ना होता तो क्या होता? हम चीजें जैसे सर्च करते, आज जब हमें कोई चीज की क्यूरी डालनी होती है, हम क्या करते हैं? हम गूगल से सर्च कर लेते हैं, गूगल हमें विद इन सेकंड्स में हमें वो दे देता है। ठीक है। इसी तरह अगर सर्च इंजन होता तो एल्गोरिदम्स ना होते तो क्या होता? सर्च इंजन होता, एल्गोरिदम्स ना होते तो हमें पता नहीं होता कि ये इन्फॉर्मेशन सच्ची है कि झूठी है, या ऐसा होता कि बहुत से जब हम एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे ना, तो वो एल्गोरिदम्स ना होते तो हमें एक एक यूआरएल याद रखना पड़ता, हमें एक एक अगर मैंने क्या नाम है कोई भी वेबसाइट निकालनी थी क्लॉथिंग की, तो मुझे लिखना था www.chinayo.com। मुझे ये नहीं लिखना था बेस्ट क्या नाम है, ये क्यूरी नहीं डालनी पड़ी थी बेस्ट क्लोथिंग ब्रांड इन लाहौर या इन पाकिस्तान। मुझे बस ये याद रखना था कि मैंने कौन सी वेबसाइट पर जाकर मुझे पूरा पूरा यूआरएल याद रखना पड़ता था। जिस तरह आप लोगों को नंबर्स पहले याद रखने पड़ते थे, इस तरह मुझे पूरा पूरा यूआरएल याद रखना पड़ता था। इस वजह से इन एल्गोरिदम से हमारी लाइफ्स को बहुत आसान कर दिया है। और आगे हम जो जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे, हम इस टॉपिक के अंदर डीपली जाते रहेंगे, और नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, नेक्स्ट जो लेक्चर है वो भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको वो ज़रूर लेना चाहिए। अब यहीं हम मैं एंड करती हूँ, और उम्मीद है आपको सारी बातें समझ लगी होंगी। और आपको कोई भी क्यूरी समझना है या कुछ भी समझना है, तो आपने हमारे जो कमेंट सेक्शन यूट्यूब पे आपने वहाँ अपना क्वेश्चन ज़रूर डालना, और मैं जवाब देती रहूँगी। और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।